हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट विद के में आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारी तरह क्रिकेट के कीड़े हैं, आईपीएल के दीवाने हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हमने अपने चैनल पर शुरू की है आईपीएल की एक नई सीरीज। आईपीएल शुरू हो इससे पहले हम अपनी सभी फैंस को आईपीएल की सारी टीम्स के बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं। पूरे स्क्वाड का एनालिसिस हम करते हैं, उनके बारे में आपको प्रिडिक्शंस देते हैं। आइडियल 11 किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में भी बताते हैं। हम अपनी पिछली दो वीडियोस में ऑलरेडी मुंबई और चेन्नई का डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी चेक कीजिएगा, लेकिन फिलहाल वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन केएल राहुल की कप्तानी में काफी ज्यादा खराब रहा। उन्होंने 7th पोजीशन पर फिनिश किया। इसकी वजह से टीम में काफी ज्यादा बदलाव भी किए गए हैं। अब केएल राहुल उन टीम का हिस्सा नहीं है, कप्तानी भी बदल चुकी है, मैनेजमेंट में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं और उनके स्टाफ में भी काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। स्क्वाड भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बस देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के फुल स्क्वाड को। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान रहने वाले हैं ऋषभ पंत। यही विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए नजर आएंगे। साथ में होंगे डेविड मिलर, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, आर्यन जुआल, हिम्मत सिंह और मैथ्यू ब्रिट्सकी। ऑलराउंडर्स की भूमिका में आपको नजर आएंगे अब्दुल समद, शहबाज अहमद, राजवर्धन हंगरकेकर, युवराज चौधरी और अर्शन कुलकर्णी। बॉलर्स होंगे आविश खान, मयंक यादव, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, शेमार जोसफ, एम सिद्धार्थ, दिग्विजय सिंह, आकाशदीप और प्रिंस यादव। चलिए, नाम तो हम हमने आपको बता दिए। अब बात करते हैं एक एक करके सभी प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कप्तान की। तो ऋषभ पंत इससे पहले थे दिल्ली टीम का हिस्सा, दिल्ली कैपिटल्स में वो रह चुके थे। लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ और वो इंजरी की वजह से 2 साल आईपीएल में नहीं रह पाए, तो उनके हाथों से कप्तानी भी चली गई। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है, और सिर्फ शामिल ही नहीं किया है, वो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जब 27 करोड़ का उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिड किया और वो उनकी टीम में शामिल हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट ने उन्हें कप्तान भी चुना है, यानी कि एक बार फिर आपको ऋषभ पंत कैप्टनसी मोड में नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि यह सीजन उनका काफी ज्यादा अच्छा भी रहने वाला है, कप्तानी के स्टैंड पॉइंट पे भी और बल्लेबाजी में भी। इसके साथ आपको नजर आएंगे डेविड मिलर, जो कि इससे पहले हुआ करते थे गुजरात टाइटंस में। वहां पर उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा था। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में उन्होंने काफी अच्छे अच्छे फिनिश करके दिए थे गुजरात टाइटंस को, और कुछ ऐसे मैचेस जो उनके हाथों से निकल सकते थे, वो गुजरात टाइटंस को डेविड मिलर की बल्लेबाजी ने ही जीत कर दिलाए थे, जो कि उनकी सक्सेस में ज्यादा काम आए थे जब गुजरात टाइटंस ने ट्रॉफी भी जीती थी साल 2021 में। लेकिन अब डेविड मिलर हो चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा, और यहां पर वो फिनिशर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही यहां पर देखेंगे एडन मार्करम। एडन मार्करम इससे पहले एसआरएच की टीम का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि हैदराबाद टीम में थे। लेकिन काफी समय के बाद अब उनकी टीम चेंज हुई है और वो लखनऊ सुपर जायंट्स में आ गए हैं। ये एक ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका के कैप्टनसी भी करते हैं, यानी ये काफी अच्छे लीडर भी हो सकते हैं। और टेक्निकल डिस्कशंस में ऋषभ पंत को अच्छा सपोर्ट भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी एडन मार्करम कर लेते हैं, लेकिन इनका जो प्राइमरी रोल है वो बल्लेबाजी का ही है। इसके साथ है निकोलस पूरन, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ विकेट कीपर बल्लेबाज, लेफ्टी हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें रिटेन किया गया था, और काफी महंगा रिटेन किया था, लेकिन इन्होंने अपना प्राइस पूरी तरह से वर्थ किया है, अर्न किया है, क्योंकि हमेशा से ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित होते आए हैं। बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, लंबी लंबी पारियां देते हैं। मिडिल ऑर्डर में जब बाकी टीमें कंसोलिडेट करने की कोशिश करती हैं, वहां ये इतना ज़्यादा एग्रेसिवली खेलते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के टोटल्स को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चेज में भी काफ़ी ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। इसके साथ ही मिचेल मार्श, वैसे तो ये ऑलराउंडर हैं, लेकिन इन्होंने उनकी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि मिचेल मार्श सिर्फ बल्लेबाजी की भूमिका में नजर आएंगे। ये ओपनिंग भी करते हुए नजर आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं, लेकिन ये आपको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके साथ है आर्यन जुआल, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, अभी फिलहाल डोमेस्टिक टीम का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चांसेस इनको लखनऊ सुपर जायंट्स दे पाएगी, क्योंकि इनकी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड मालूम पड़ती है, लेकिन ये अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं फ्यूचर की अगर हम देखें तो। इसके साथ आपको मिलेंगे हिम्मत सिंह, ये भी एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, डोमेस्टिक से आए हैं, और ये भी मुझे लगता है कि बड़े ऑक्शन में उन्हें खरीदा गया है ताकि टीम के साथ उन्हें ग्रूम किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर वो टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं।
अगले हैं मैथ्यू ब्रिस्के, जिन्हें आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब इन्होंने अपने डेब्यू में 150 रनों की पारी खेली थी, जो ट्राई सीरीज खेली गई थी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच। ये चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं खेले, लेकिन काफ़ी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। ऐसे 20 में इनका ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रहा है, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इस बार, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका में इन्हें काफ़ी अच्छा रेट किया जाता है। ये ओपनिंग बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए जाने जाते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफ़ी अच्छा वैल्यू एड हो सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये प्लेइंग 11 में शुरू से शामिल ना हो, लेकिन आगे जाकर ये टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स में इनके पास है अब्दुल समद, जो कि पहले एसआरएच में हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, ज़रूरत पड़ने पर फिनिशर का रोल भी निभा सकते हैं, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, अच्छे फील्डर भी हैं। मुझे लगता है कि इनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस बार, क्योंकि अब जो टीम में पहले कृणाल पांड्या की भूमिका होती थी वो शायद इनकी रहेगी। मिडिल ऑर्डर में आपको बैटिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं, फिनिशर का रोल निभाते हुए भी नजर आ सकते हैं, और मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए तो आपको नजर आने ही वाले हैं। अगले हैं शहबाज अहमद, ये भी बिल्कुल अब्दुल समद की तरह ही हैं। ये भी लोअर ऑर्डर बैटिंग करते हैं, जनरली नंबर 7 नंबर 8 पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बड़े बड़े विकेट्स निकालने के लिए जाने जाते हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर हैं, मिडिल ओवर्स में पावर प्ले के बाद अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, और ये भी इससे पहले एसआरएच में हुआ करते थे, और इनका प्रदर्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है आईपीएल में, अगर पिछले कुछ सीजन्स की बात करें तो। अगले हैं राजवर्धन हंगरकेकर, ये एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो पहले काफ़ी ज़्यादा नाम बना गए थे, लेकिन लगातार इंजरी के चलते ये आईपीएल में भी बहुत ज़्यादा फीचर नहीं हो पाए, और इसी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट स्टॉप करियर रहा है, चाहे आईपीएल की बात करें, चाहे ओवरऑल इनके डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें। लेकिन अब एक बार फिर फिट हो चुके हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, ये आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका में भी, और एक मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए भी नजर आ सकते हैं। वैसे तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, इनका प्राइमरी रोल गेंदबाजी है, लेकिन बल्लेबाजी से भी ये अच्छा कंट्रीब्यूशन ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं। इसके बाद है युवराज चौधरी, ये एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा टीम में आपको शायद ये देखते हुए इस सीज़न नज़र ना आए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये आपको खेलते हुए नज़र आ भी सकते हैं 1-2 मैचेस के लिए। अदरवाइज लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। अगले हैं अर्शन कुलकर्णी, ये भी एक उभरते हुए गेंदबाज हैं, रणजी में इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। लखनऊ के लिए इस बार खेल पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ डगआउट में बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा इनके ग्रूमिंग के लिए, इनके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। आगे जानने ज़रूरत पड़ने पर ये आपको खेलते हुए शायद नज़र आ भी जाए। अब बात करते हैं बॉलर्स की। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक रहे हैं आवेश खान, जिन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है, रनों के मामले में थोड़े महंगे साबित होते हैं, लेकिन एक पार्टनरशिप ब्रेकर हैं, ऊपर से भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, दम लगाते हैं, जोर लगाते हैं, और पावर प्ले के बाद डेथ ओवर में भी आपको 1 और 2 ओवर कराते हुए मिलते हैं, अच्छे विकेट निकाल कर देते हैं। इन्हें आप मोहम्मद सिराज की तरह देख सकते हैं, जो ऊपर के 2 ओवर और आखिरी के 2 ओवर डालते हैं, दम लगाते हैं, हिट द डेक बॉलर हैं, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ आइडियल इनकी लेंथ रहती है, और बॉलर को छकाने, बैट्समैनों को छकाने में कामयाब होते हैं ये अपनी शॉर्ट डिलीवरी से। इसके साथ इनके पास है मयंक यादव, जो इंजरी के चलते मुझे लगता है कि शायद एक बार फिर निराश होना पड़ेगा इन्हें और इनके फैंस को, क्योंकि ये अभी शुरुआती मैचेस में तो आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेट करती हैं, इसीलिए इन्हें रिटेन किया गया था। लास्ट ईयर इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, बढ़िया गेंदबाजी की थी, 150 प्लस की स्पीड से कराने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन फिटनेस का इनके साथ लगातार मसला रह रहा है, इसलिए कितना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इस सीजन में खेल पाएंगे ये इनकी फिटनेस पर डिपेंड करेगा। अगले हैं मोहसिन खान, ये लेफ्टी मीडियम पेसर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पिछले सीजन इनका काफ़ी अच्छा गया था, और लखनऊ सुपर जायंट्स उम्मीद करेगी कि इस बार भी ये अच्छा कंट्रीब्यूशन बॉलिंग से दे पाए। साथ में है रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई मुझे लगता है कि स्पिन अटैक यहाँ पर लीड करेंगे और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, मार भी आसानी से नहीं खाते हैं, पावर प्ले में ज़रूरत पड़े तो भी गेंदबाजी कर सकते हैं, आखिरी के ओवरों में भी ज़रूरत पड़े तो गेंदबाजी कर सकते हैं, गुगली पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, कन्वेंशनल लेग स्पिन ज़्यादा नहीं डालते हैं, तेज़ गेंद कराते हैं, और लखनऊ के विकेट्स में काफ़ी अच्छे लीथल विकेट टेकिंग ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अगले हैं शेमार जोसफ, वेस्ट इंडीज से आते हैं, बढ़िया गेंदबाज हैं, कितना यूज़ होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स में, लखनऊ के मैदान में कितने कारगर साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक ओवरसीज़ गेंदबाज के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले हैं एम सिद्धार्थ, ये भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शायद इनका प्रयोग किया जा सकता है, अच्छी स्पिन कराते हैं, ये भी बिश्नोई का अच्छा साथ दे सकते हैं मिडिल ओवर्स में, पावर प्ले में भी ज़रूरत पड़ने पर 1-2 ओवर कराए जा सकते हैं इनसे।
इसके बाद आते हैं दिग्विजय सिंह और आकाश सिंह। ये नए खिलाड़ी हैं, जल्दी ही टीम में शामिल हुए हैं। ज़्यादा कुछ इनके बारे में अभी पता नहीं है लोगों को, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट से आए हैं और मुझे लगता है कि इस सीज़न शायद बेंच ही गर्म करते हुए नजर आए, ग्रूम किए जाएं ये टीम के साथ, लेकिन आगे आने वाले सीजन्स में शायद ये टीम का इंटीग्रल पार्ट बन पाएंगे। अगले हैं आकाशदीप। इनको कौन नहीं जानता, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये बुमराह के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, आखिरी के ओवरों में कुछ हिट लगाने हों तो भी कर सकते हैं। कौन नहीं जानता कि इन्होंने कैसे फॉलो ऑन बचाया था और टेस्ट मैच सेव करने में मदद करी थी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स उम्मीद करेगी कि इनकी बल्लेबाजी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि गेंदबाजी भी ये काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। पावर प्ले में स्विंग गेंदबाज हैं, नई गेंद से विकेट निकालना जानते हैं, लेकिन पावर प्ले में मुझे लगता है कि शायद ये थोड़े महंगे ऑप्शन हो सकते हैं। अगले हैं प्रिंस यादव। ये भी नए खिलाड़ी हैं। इनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शायद ना किया जाए इनिशियल मैचेस में, लेकिन आखिरी के मैचेस में शायद आप 1-2 मैच खेलते हुए देख सकते हैं, अगर किसी के साथ कोई इंजरी का मसला होता है या फिर रेस्ट देना होता है किसी रेगुलर गेंदबाज को। तो ये थे लखनऊ सुपर जायंट्स के सभी टीम मेंबर्स, सारे स्क्वाड। अब बात करते हैं कि हमारी नज़र में क्या लखनऊ सुपर जायंट्स का आइडियल 11 होना चाहिए, कौन से वो 4 ओवरसीज़ खिलाड़ी होंगे जिन पर लखनऊ सुपर जायंट्स ज़्यादा भरोसा जिताएगी, और क्या होगा इनकी टीम का कॉम्बिनेशन। तो ये है वो 12 खिलाड़ी जो मैंने चुने हैं, मुझे लगता है कि जिनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इनिशियल 11 का हिस्सा ये हो सकते हैं। तो ये हैं मिचेल मार्श और एडन मार्करम। ये दोनों मुझे लगता है कि ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऋषभ पंत चाहें तो वो खुद भी ओपनिंग कर सकते हैं, शायद उन्होंने पहले इच्छा जताई भी थी कि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए तो उनको ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन हो सकता है लखनऊ के लिए वो ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए, अगर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं वो मिचेल मार्श या फिर एडन मार्करम के साथ। लेकिन फिलहाल जो लगता है कि मिचेल मार्श और एडन मार्करम ही इनके ओपनर्स होंगे। मिचेल मार्श इंजरी से ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ समय से, फॉर्म भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान इन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया था। बॉलिंग फिट ये नहीं है, ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि ये टीम में एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, यानी कि बॉलिंग नहीं करने वाले हैं। बल्लेबाजी से इनकी कितनी फॉर्म रहेगी, कितना ये कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, कितना फिट रहेंगे, 14 के 14 मैचेस में अवेलेबल रहेंगे या नहीं, ये मिचेल मार्श के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्योंकि पिछले कुछ सीज़न का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये आते हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, आईपीएल में खेलते हैं, लेकिन 2-3-4 मैच खेलने के बाद ही इनके साथ फिटनेस कंसर्न शुरू हो जाते हैं और ये फिर बीच में ही अपनी टीम का साथ छोड़कर चले जाते हैं। आई होप ऐसा इस बार ना हो। लखनऊ भी ऐसा ही चाहेगी कि ये खेलें, लगातार अच्छा करें, प्रदर्शन बढ़िया दें, ओपनिंग करें, अच्छी शुरुआत दें, बड़े स्कोर लगाएं, क्योंकि काफ़ी डेंजरस गेंदबाज हैं और जिस दिन इनका होगा, दिन इनका फ्लो बनेगा, उस दिन ये डेफिनेटली बड़े बड़े छक्के भी लगा सकते हैं, सेंचुरी भी लगा सकते हैं और इवन बड़ा 100 लगा कर दे सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन कितने फिट रहेंगे ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। इनके साथ है एडन मार्करम, जो T20 में डेफिनेटली रेगुलर ओपनर नहीं है, चाहे साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हों या फिर आईपीएल में पहले खेले हों, या हमेशा मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं। साउथ अफ्रीका तो T20 में इनको बहुत ज़्यादा खिलाती भी नहीं है, जब ज़रूरत होती है तो इन्हें सीधा कैप्टन बना दिया जाता है, अदरवाइज़ ये कई बार खेलते हुए नज़र भी नहीं आते हैं। और पिछले साल जब ये SRH के लिए खेल रहे थे तो वहाँ पे भी ये नंबर 4, नंबर 5 पर खेलते हुए नज़र आते थे, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए ज़्यादा सूटेबल नज़र आते थे, लेकिन यहाँ पर शायद इनका ओपनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। कितने कारगर साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लखनऊ के विकेटों में मुझे लगता है इनकी बॉलिंग का भी यूज़ किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है। लखनऊ के विकेटों में वैसे कुछ बदलाव किए गए हैं, माना जा रहा है कि अब बहुत ज़्यादा पाटा विकेट बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर एडन मार्करम से 1-2 ओवर करवाए जा सकते हैं। नंबर 3 पर रहेंगे ऋषभ पंत। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये ओपनिंग पर नहीं आए तो फिर 3 नंबर इनके लिए बेस्ट रहेगा। ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छे नंबर 3 के बल्लेबाज रहेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अब कप्तान बन चुके हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा रन बनाना चाहेंगे, लंबी पारियां खेलना चाहेंगे, बढ़िया बल्लेबाज हैं, काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं, मैच का रुख बदल सकते हैं कुछ ही ओवरों में। और नंबर 4 पर इनके साथ निकोलस पूरन रहेंगे, तो दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, दोनों लेफ्टी हैं और मुझे लगता है कि स्पिनरों के अगेंस्ट तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। दोनों ही विकेट कीपर भी हैं, ज़रूरत पड़ने पर निकोलस पूरन भी कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऋषभ पंत कीपिंग अपने पास ही रखना चाहेंगे। नंबर 5 पर मुझे लगता है कि आयुष बदनू खेलते हुए नजर आएंगे। ये भी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं पिछले कुछ सीजन से, रणजी में भी चाहे स्मैट हो, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है इनका, बढ़िया रन बनाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। दिखने में लगता है कि छोटे से हैं, कमज़ोर से हैं,
ज़्यादा फिजिक इनकी बहुत मस्कुलर नहीं है, लेकिन जब छक्के लगाते हैं तो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देते हैं कि इतने लंबे लंबे छक्के छोटा सा बच्चा कैसे लगा सकता है। लेकिन बहुत डेंजरस खिलाड़ी हैं और सभी तरह का गेम है इनके पास। चलाने की ज़रूरत हो तो चला सकते हैं, और जब बड़ी हिट लगाने की ज़रूरत हो तो इनसे बड़े छक्के शायद कोई भी ना लगा पाए। नंबर 6 पर आते हैं डेविड मिलर, साउथ अफ्रीकन वेटरन अब इन्हें कहा जा सकता है क्योंकि काफ़ी समय से खेल रहे हैं। आईपीएल में भी काफ़ी बड़े लेजेंड हो चुके हैं, अब अलग अलग टीम से खेल चुके हैं। पहले कई साल तक लगातार पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे थे, उसके बाद गुजरात टाइटंस में गए। गुजरात टाइटंस में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 2021 वाला सीजन इनका काफ़ी अच्छा रहा था, कई मैचेस इन्होंने फिनिश किए थे। राहुल त्रिवटिया के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप करी थी। चेज में तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, अंत तक मैच को नहीं छोड़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आपने इनकी वो शतकीय पारी तो देखी ही होगी, कैसे इन्होंने अंत तक टीम का साथ निभाया, लड़ते रहे। हालांकि मैच वो नहीं जिता पाए, लेकिन 67 बॉल पर 100 बनाया, चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड बनाया फास्टेस्ट 100 का। तो डेविड मिलर मुझे लगता है कि अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं, और मुझे लगता है कि फिनिशर की भूमिका में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इससे बेहतर खिलाड़ी और नहीं हो सकता। नंबर 7 पर आपको शाहबाज अहमद खेलते हुए नजर आएंगे। बढ़िया बॉलिंग करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, फील्डर भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि नंबर 7 के लिए काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहेंगे। तो नंबर 8 पर मोहसिन खान, मैं आपको बता चुका हूँ, लेफ्टी गेंदबाज हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं, डेथ में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। नंबर 9 पर आकाशदीप, नंबर 10 पर रवि बिश्नोई, नंबर 11 पर आवेश खान। आवेश खान मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स की सक्सेस का बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे। आवेश खान और मोहसिन खान, इन दोनों की जो जोड़ी है, ये पावर प्ले में किस तरह का प्रदर्शन करती है, कितने विकेट निकाल कर देती है, अगर ये दोनों अच्छा करते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स के सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों अच्छा नहीं करते हैं तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स दिक्कत में पड़ सकती है। नंबर 12 पर यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका में भी मुझे लगता है कि एम सिद्धार्थ काफ़ी अच्छा रोल निभा सकते हैं। जब इन्हें स्पिनर की ज़रूरत होगी तो ये अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं टीम में। बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन अगर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे तो फिर मुझे लगता है कि एज अ बॉलर ही इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। मेरी नज़र में ये थे लखनऊ सुपर जायंट्स के वो 12 खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि आइडियल टीम का हिस्सा होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस इनको ही खेलने को मिलेंगे, लेकिन जब कॉम्बिनेशन चेंज होगा, अगर इन्हें किसी ओवरसीज़ बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी तो शेमार जोसफ भी टीम में शामिल किए जा सकते हैं, या फिर और भी खिलाड़ियों के को यूज़ किया जा सकता है अगर ऊपर किसी की फिटनेस का इशू रहता है या फिर फॉर्म का इशू रहता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे की फैक्टर्स की जो मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के इस सीज़न की सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने पिक किए हैं। मुझे लगता है कि ये 5 फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव रहने वाले हैं इस बार। सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है जेन्युइन ओपनर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टीम में जेन्युइन ओपनर्स की खासा कमी है। एडन मार्करम मुझे लगता है कि T20 में एक मेकशिफ्ट कैप्टन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बैटिंग नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, पारी बनाते हैं। ओपनिंग से ज़्यादा मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर को सूट करते हैं, लेकिन ओपनर मुझे बहुत ज़्यादा इस टीम में नज़र आ ही नहीं रहे हैं। दूसरे हैं मिचेल मार्श। ये T20 फॉर्मेट में एक जेन्युइन ओपनर हैं, लेकिन इनके साथ फिटनेस के काफ़ी ज़्यादा मसले रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मुझे नहीं लगता कि ये पूरे 14 मैचेस खेलेंगे, क्योंकि कभी ये पूरे 14 मैचेस खेलते हुए आईपीएल में पहले नज़र नहीं आए हैं। शुरू में आते हैं, अच्छा खेलते हैं, बढ़िया रन बनाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इंजरी कंसर्न्स होते हैं और ये चले जाते हैं बीच में साथ छोड़ के। आई होप लखनऊ के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगली है इंडियन कोर बॉलिंग। यहाँ पर आपको ओवरसीज बॉलर्स बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, जो इनकी बॉलिंग है पूरे इंडियन कोर पर डिपेंडेंट है, और इंडियन कोर में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ इंजरी कंसर्न्स रहते हैं, जैसे कि आकाशदीप और आवेश खान। दोनों ही बढ़िया गेंदबाज हैं, दोनों ही बहुत अच्छे गेंदबाज है, हिट द टेक बॉलर हैं, स्विंग भी कराते हैं, विकेट भी निकाल कर देते हैं, लेकिन दोनों के साथ ही इंजरी कंसर्न्स रहते हैं। कितने फिट रहेंगे, कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या पैनापन रहेगा इनके साथ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनके पास ओवरसीज बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इनका अच्छा करना और खासकर रवि बिश्नोई का अच्छा करना ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव रहेगा। अगला है एलएसजी मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि ज़्यादा यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग मुझे समझ रहे हैं वो अपने आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पिछले साल देखा गया था कि कैसे मिस्टर गोयनका और केएल राहुल के साथ जो है थोड़ा बहुत रिफ्ट की खबरें सीज़न के दौरान ही आने लगी थी। इवन मैच के दौरान भी दिखा था कि कैसे दोनों के बीच बातचीत हो रही है, काफ़ी अच्छे सीन्स नहीं थे वो।
और अब ऋषभ पंत टीम में शामिल हुए हैं। ऋषभ पंत भी अपने आप में एक कैरेक्टर हैं, बिल्कुल फ्री खेलते हैं, खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसे में मैनेजमेंट की कितनी बैकिंग होगी, मैनेजमेंट की तरफ से कितना उन पर प्रेशर होगा, और अगर लखनऊ अच्छा नहीं करती है तो क्या फिर हमें उस तरह के सीन्स दोबारा देखने को मिलेंगे जैसे केएल राहुल के साथ मिले थे। क्योंकि केएल राहुल ने जब लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ा तो उन्होंने एक तरीके से साफ कर दिया था कि उनको जो है वहाँ रिस्पेक्ट का इशू रहा, इसीलिए उन्होंने उस टीम को छोड़ा है। ऐसे में ऋषभ पंत के साथ ऐसा ना हो इसकी हम कामना कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि उसका लखनऊ सुपर जायंट्स के पेविलियन पर यानी कि ड्रेसिंग रूम पर उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है अगर मैनेजमेंट की तरफ से टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना हो या फिर कैप्टन पर प्रेशर ज़्यादा हो तो। अगली है लो ऑन स्पिनर्स। लखनऊ का विकेट हमेशा से स्पिन फ्रेंडली माना जाता है, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैनापन मिलता है, लेकिन उतने ज़्यादा धारदार स्पिनर्स हमें इनकी टीम में नज़र नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर इनके पास रवि बिश्नोई हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं वो सब एक तरीके से थोड़े कम एक्सपीरियंस है, लेस एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस टीम में थोड़ा बहुत स्पिनर का मुझे लगता है मसला हो सकता है। अगर लखनऊ अपने बिल्कुल ट्रेडिशनल टच में वहाँ का विकेट अगर बिहेव करने लगता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनके स्पिनर्स थोड़े कम साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि लखनऊ में अब फास्ट पेस विकेट मिलेंगे और बैटिंग वाले विकेट्स मिलेंगे, 250 रन बनेंगे, अगर ऐसा होता है तो शायद ये कमी इतनी ज़्यादा इन्हें ना खले। अगली है इंजरी कंसर्न्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके चाहे मिचेल मार्श हो, चाहे इनके पेसर्स हो, सभी के साथ इंजरी के कंसर्न्स रहते हैं। और अगर ये इंजरी कंसर्न्स अभी जो फिलहाल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर मिड ऑफ द सीज़न ऐसा कुछ हुआ तो लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि आइडियल 11 के हटाने के बाद इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा सॉलिड मैच विनिंग बैकअप ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये है मेरी नज़र में कुछ 5 ऐसे की फैक्टर्स जो मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। आपको मेरी बातों के इशारों से पता चल गया होगा कि मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के इस सीज़न के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, जिसमें मैंने आपको साफ साफ अपना ओपिनियन बता दिया है कि दे मे नॉट क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स इन IPL 2025। पिछला सीज़न भी लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, 7th पर फिनिश किया था इन्होंने, और मुझे लगता है कि ये सीज़न भी इनका ऐसा ही रहने वाला है। 7th या 8th पर अगर ये फिनिश करे तो हमें ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोगों का एनालिसिस ऐसा भी होगा जिन्होंने बताया होगा कि ये तो बहुत सॉलिड टीम है, प्लेऑफ में डेफिनेटली करेगी, लेकिन वो इमोशनल फ़ैन हो सकते हैं। अगर किसी टीम का प्रैक्टिकल एनालिसिस किया जाए तो मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीज़न में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए शायद आपको नज़र नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ये था मेरा डिटेल एनालिसिस लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। कल मैं करने वाला हूँ सनराइजर्स हैदराबाद का एनालिसिस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हमारा चैनल बहुत नया है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमें जितना देखेंगे, जितना हमें सपोर्ट करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम डेली आपके लिए मेहनत करते रहें। हमें मोटिवेटेड रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएँ। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।